जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। यदि आप 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पूरे किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आया हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है और ना ही किताब पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन और आंसर इसी वीडियो में मैं कराऊंगा। और लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, पूरा का पूरा इसी में से आपका पेपर आएगा। बोर्ड पेपर में 100% यही प्रश्न आएंगे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। उन सभी प्रश्नों को कवर करने वाला हूं और जो बार बार आपके बोर्ड परीक्षा में आता रहा है उन प्रश्नों को भी मैंने लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान के उन महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को। ठीक है, यहाँ पे देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न पहले मैंने लिया है जो कि आपके 2 नंबर में या 4 नंबर में पूछे जाते हैं, और जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनको भी मैंने लिया है जो कि 6 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। देखिए कभी कभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ देता है, तो देखिए हमेशा ही आता रहा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि राष्ट्रवादी भावना मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद तथा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया, मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत में मिलकर दबा दिया। उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उसके बाद प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उनका मुख्यमंत्री ऑटोमन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। ठीक है, इतना आपका आंसर जो दिख रहा है आपको इस तरह लिखना है। ठीक है, उसका प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध में प्रशा की जीत हुई। इसके बाद एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। यानी कि कैसे एकीकरण हुआ पूरा डिटेल में आंसर लिखा गया है, और इस आंसर को अगर आप लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि बहुत शॉर्ट में और बहुत पूरा का पूरा आंसर मैंने लिखा है। ठीक है, जनवरी 1871 में वर्साय में हुए समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम का जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। जर्मनी को मतलब कि जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो ये तो आपका पहला क्वेश्चन था जो कि था जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण 1800 मतलब कि 71 में हुआ था, और कब हुआ था, कैसे हुआ था, ये मैंने पूरा का पूरा डिटेल में करके बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आईएमपी कर लीजिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि रोलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया। यानी कि जो रोलेट एक्ट था वो क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ। ठीक है, तो रोलेट एक्ट क्या था, तो रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह ना मुकदमा चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल बंद किया जा सकता था। यानी कि बोल दीजिए कि जबरदस्ती आपको जेल में डाला जाएगा। रोलेट एक्ट का मतलब यह था कि आप और जो आप गुनाह भी नहीं किए हैं तो केवल शक के आधार पर अंग्रेजों ने ऐसी नीति चलाई थी कि केवल शक के आधार पर आपको 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता है। यानी कि बोल सकते हैं बहुत काला कानून था एक। ठीक है, रोलेट एक्ट एक काला कानून था जो कि 1919 ईस्वी में पारित हुआ था, और जिसमें भारतीयों पर किसी तरह का मुकदमा चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता था। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। इसका परिणाम क्या हुआ, तो इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ साथ मार्शल लॉ लागू कर दिया, और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया जो कि बहुत ही दुखद हुआ। ठीक है, और विरोध में रोलेट एक्ट के विरोध में क्या हुआ, तो भारत के लोगों द्वारा रोलेट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया। कैसे कैसे किया गया, तो विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप के कामगार हड़ताल पर चले गए, और कई शहरों में दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी। ठीक है, ऐसे लोगों ने अलग अलग प्रकार से विरोध जताया था। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलनों के बारे में लिखिए। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा देखिए बहुत सारे आंदोलन चलाए गए थे, जिसमें से केवल आपको 3 लिखना है। तो मैंने छोटे छोटे टॉपिकों में तोड़ दिया है। पहला चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती करने वाले किसानों के लिए जो बिहार में थे। यानी कि 1917 ईस्वी में उन्होंने बिहार के चंपारण क्षेत्र का दौरा किया और वहाँ के किसानों को दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गुजरात सत्याग्रह। जो आपका गुजरात है, अहमदाबाद गुजरात में 1917 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया, क्योंकि फसल खराब हो जाने और प्लंग की महामारी
के कारण किसान लगान नहीं चुका पा रहे थे, जबकि सरकार उनसे जबरन लगान वसूली कर रही थी। ठीक है, तो ये गुजरात में जो सत्याग्रह हुआ था अहमदाबाद में, उसके बारे में लिखा गया है। फिर तीसरा आप लिख देंगे कि अहमदाबाद सत्याग्रह। फिर से आपको ऐसे लिखना है कि 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के सूती कपड़ा कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों के हितों के लिए, रक्षा के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया था। यानी गुजरात में 2 बार सत्याग्रह किया था, और एक अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, और एक मिल मतलब कि एक वो उनके लिए, कंपनी के मजदूरों के लिए। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है। अब यहाँ पे आ जाइए 1929 की महामंदी पर भारत का क्या प्रभाव पड़ा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तो आता ही आता है, हर साल आपके सभी सेटों में आता है। ठीक है, 1929 ईस्वी में की जो महामंदी थी, उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, या फिर पूरे विश्व पे क्या प्रभाव पड़ा, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, 1929 ईस्वी की महामंदी का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। महामंदी ने भारतीय व्यापारों को फौरन प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमतें 50% गिर गई। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। यद्यपि कृषि को उत्पादों की कीमत तेजी से नीचे गिरी, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से इनकार कर दिया। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व व्यापार के लिए उपज पैदा करते थे। ठीक है, 1931 में मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष में उथल पुथल के दौर में गुजर रहे थे। ठीक है, ऐसे आपको करना है। फिर आपका है भूक्षरण क्या है। ठीक है, भूक्षरण क्या है और उसे आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के कोई उपाय बताइए। ठीक है, तो देखिए भूक्षरण क्या है, आपका मिट्टी के कटाव का अर्थ है। ठीक है, और इसका पीडीएफ मैं बिल्कुल फ्री दूंगा, तो वीडियो में बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, जिससे आप अपने यहाँ से पढ़ सकते हैं आंसर। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैं आंसर नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये पूरा का पूरा मैं समझाता हुआ चल रहा हूँ, और इसका पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पर मेरे। अब यहाँ से आप देख लीजिए कि ये भूक्षरण के बारे में पूछा है, और भूक्षरण को रोकने के 4 उपाय। तो यहाँ पे भूक्षरण को रोकने के 4 उपाय कि वनारोपण या काफ़ी मात्रा में पेड़ लगाने से मृदा अपरदन की प्रक्रिया को रोकी जा सकती है, और बड़े खेतों को पट्टियों में बांधकर फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जा सकती हैं। ए पौनों द्वारा जनित बल को कम करती है। ठीक है, ऐसे करके आपको 4 लिखना है। और पशु चारण पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। पशु चारण लोग करवाते हैं तो क्या होता है, जैसे मतलब पशु चारण कराएंगे तो घास वहाँ की साफ होगी, जिसके कारण फिर क्या होगा। ठीक है, तो प्रतिबंध लगाकर कृषि या प्रणाली में सुधार करके भी मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे करके 6वां क्वेश्चन है आपका, भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए। जो भारत में कृषि होती है उन पे 3 विशेषताएं आपको लिखनी है। जैसे पहला हो गया प्रकृति पर निर्भरता हेडिंग, दूसरी आपकी हो गई कृषि की निम्न उत्पादकता। ठीक है, ऐसे करके आपको तीसरा है कि खाद्यान्नों फसलों की प्रमुखता। तो इन सभी चीज़ का मैं पीडीएफ दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख लेंगे पूरा। ठीक है, अब देखिए जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, फिर गन्ने के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं। ठीक है, फिर जलवायु, तापमान, वर्षा, ऐसे करके करके ये पूरा आपका एक क्वेश्चन है, और इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते जाएंगे। ठीक है, फिर पूछा है मिट्टी, अनेक प्रकार के मतलब कि मिट्टी पर उगाया जा सकता है, लेकिन भारत की लावा युक्त मिट्टी में गन्ना अच्छी पैदा होती है। ठीक है, और यहाँ पे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से आपके भारत में, लगभग सभी क्षेत्रों में गन्ना उगाया जाता है, परंतु उत्तरी भारत गन्ना उगाने का मुख्य स्रोत है। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि चावल धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं का वर्णन कीजिए। यानी जो धान की खेती होती है उसके लिए आपको भौगोलिक दशाओं का वर्णन करना है। तो क्या है कि चावल के उत्पादन के लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाएं आवश्यक हैं। जैसे जलवायु का, चावल के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु बहुत अनुकूल है। चावल की कृषि के लिए निम्न जलवायु उपयुक्त रहती है। तापमान क्या है इसमें, तो चावल धान उगाने के लिए सबसे उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। और वर्षा, इसके लिए औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से लेकर अधिक होना चाहिए। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा उगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए मिट्टी जो आपकी उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, जैसे कि दोमट मिट्टी हो गई आपकी, जिनमें काफ़ी समय तक पानी इकट्ठा रह सके, इस फसल के लिए बहुत उपयोगी है। जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए आदर्श मानी जाती है। ठीक है, और देखिए उत्पादक राज्य, चावल अधिकतर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के अत्यधिक होता है, मतलब इन क्षेत्रों में अत्यधिक होता है। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब गेहूं की खेती के लिए अनुकूल दशाएं, ये भी पूछ देता है आपका कि गेहूं की खेती के लिए तो बिल्कुल वैसे ही मैंने लिखा है कि तापमान आपका इतना चाहिए, वर्षा आपको इतनी चाहिए, और दोमट मिट्टी रहनी चाहिए, और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में। ठीक है, ऐसे मैंने पार्टों में डिवाइड कर दिया है शॉर्ट तरीके से। ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है।
9वां क्वेश्चन है कि ऊर्जा के परंपरागत एवं अपरंपरागत स्रोतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं और जो ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत हैं, तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत का मतलब कि कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस में उत्पन्न की गई ताप, विद्युत, जल विद्युत और परमाणु शक्ति आदि ऊर्जा के परंपरागत साधन हैं। इन साधनों का नवीकरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। इन्हें गैर मतलब कि ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कहते हैं। और गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? जैसे सूर्य हो गया, वायु हो गया, ज्वार भाटे, जियो थर्मल, बायोगैस आदि ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन हैं। ये साधन नवीकरणीय योग्य हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? ठीक है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, तर्क दीजिए। तो सत्ता की साझेदारी जरूरी है क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। इस सामाजिक समूह टकराव, हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेती हैं। इसके लिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के अस्थायित्व के लिए अच्छा है। ठीक है, बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। ठीक है, ये आपकी सत्ता की साझेदारी हो गई। ठीक है, संघवाद पूछा है आपका। संघवाद क्या है? संघवाद भी बहुत आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, संघवाद क्या है? संघवाद सरकार का एक ऐसा प्रारूप है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुसांगति इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। फिर पूछा है कि संघवाद की विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो संघवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यह सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। अलग अलग स्तरों की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाते हैं। कर वसूलने का अपना अपना अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। 12 नंबर क्वेश्चन आपका ऐसे देखिए दिया है, और इस तरह करके ये सभी के सभी प्रश्न मैंने कवर कराए कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर है, इसकी विवेचना कीजिए। राष्ट्रीय आय को मैंने देखिए इधर लिखा है, इधर प्रति व्यक्ति आय को। इसका सभी का मैं पीडीएफ दे दूंगा, टेंशन ना लें। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लघुत्तरी प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपका है कि लघुत्तरी प्रश्न यहाँ पे आपका समाप्त होता है। पूरा लघुत्तरी प्रश्न बस इतने ही में से आएगा आपका। ये पूरा का पूरा लघुत्तरी प्रश्न कंप्लीट हो गया। और दीर्घ उत्तरी के लिए इस वीडियो पे मैं टारगेट रखता हूँ 1000 लाइक्स का। अगर जो 1000 लाइक्स जैसे ही पूरे होंगे तो इसका पार्ट 2 आएगा, और उस पार्ट 2 में आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी मिल जाएंगे, और टेलीग्राम पे उसका पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। पार्ट 2 आने तक आप लोग वेट कीजिए। 1000 लाइक्स शेयर मतलब कर दीजिए इतना कि 1000 लाइक्स इस वीडियो पे हो जाए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।